नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल न्यू लाइट नीट पर। बच्चों, जैसा कि आज आप जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का केमिस्ट्री में आपका आज का टेस्ट पेपर में मोल कॉन्सेप्ट आया और जिसका डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक मैं डिस्कस करूंगा। 76 टू 100 रिस्पेक्टेड अकरम सर डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में। सबसे पहले मोल निकाल लें, फिर मॉलिक्यूल निकाल लें, फिर टोटल एटम से उसमें मल्टीप्लाई कर दें। ये एक पूरा प्रोसीजर होगा इस सवाल में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मोल बराबर मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर मास कितना है 49 और H2SO4 का मॉलिकुलर मास सब लोग जानते हो 98 होता है। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। अब मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? तो हम फार्मूला एक और जानते हैं, मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। तो अगर मोल हमें पता है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकाल ही सकते हैं, अपॉन Na है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 0.5 Na हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 Na H2SO4 मॉलिक्यूल होगा। अब एक H2SO4 में टोटल एटम कितने हैं? अगर हम एक H2SO4 में हम कह दें तो टोटल एटम कितने हैं? 7 हैं। ध्यान से देख लीजिए, एक S, 4 ये और 2 हाइड्रोजन। तो टोटल एटम इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो एक H2SO4 में कितने हैं भैया? 7 एटम्स। तो 0.5 Na में कितने होंगे, है ना? तो 0.5 Na इंटू 7। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7/2 Na एटम्स हो जाएंगे। 7/2 Na एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये इस तरह से इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन था आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन अपने साथ में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्या किया? सबसे पहले मोल निकाला, फिर मॉलिक्यूल निकाला, फिर एटॉमिसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल एटम्स आ गए, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स इन 160 mu ऑफ कैल्शियम। बड़ा बेसिक फार्मूला आपसे बताया था कि जो मास होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट बराबर एटॉमिक वेट इंटू mu। ठीक, तो अगर हम मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 40 mu। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब देखिए कैसा है। 40 mu इज मास ऑफ कितने एटम का? 1 एटम का। तो 1 mu कितने का होगा? 1/40 का। तो 160 mu कितने का होगा? 1/40 इंटू 160 हो जाएगा, मीन्स 4 एटम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कितने एटम होंगे? 4 एटम होंगे। कितने एटम होंगे? 4 एटम। एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, अगर आपको याद हो, कि नंबर ऑफ एटम अगर आपको निकालने हैं इस केस के लिए, तो मैंने कहा था टोटल मास लिख लेना अपॉन मास ऑफ वन एटम। तो टोटल मास आपको कितना दिया है? 160 mu और 1 एटम का कितना होगा? 1 कैल्शियम एटम का कितना हो जाएगा? 40 mu। तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा। तो दो तरीके, ठीक है। अब देख सकते हो फंडामेंटल फार्मूला पे बेस्ड सवाल था,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ ए इज मिक्स विद 20 ग्राम ऑफ बी, द मास परसेंटेज ऑफ ए इन बाइनरी सोल्यूशन। कह रहा है कि जो 5 ग्राम ए है वो 20 ग्राम बी के साथ मिला है। तो 5 ग्राम ए है, इसको मिलाया गया है 20 ग्राम बी के साथ। इसको किसके साथ मिलाया गया? 20 ग्राम, है ना, बी के साथ। तो परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ ए की अगर हम बात करें तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस बी। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में ए और बी तो है ही है, इंटू 100। मास ऑफ ए में कितना है? 5, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? 25। भाई सम कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो बेटा 4 और ये 20 आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा? 20%। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 51 में 20%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 53 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 72 ml ऑफ H2O। तो 72 ml ऑफ H2O आपको वॉल्यूम दिया रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट हो गई। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वाटर की डेंसिटी जानते हैं तो 1 होती है 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ये है तो यहाँ से मास हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम आपको 72 ml दी हुई है, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा? 72 ग्राम आ जाएगा। देख लीजिए, है ना, मास कितना आ जाएगा? मास आ गया 72 ग्राम। बहुत सारे लोग वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला हम लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर यहाँ दिया, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये गैसियस फॉर्म में है ना, जब तक आप उस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। जो मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर है, वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो यहाँ पर मास आ गया 72 ग्राम। तो मोल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। तो 72 अपॉन 18 कितने मोल आ गए? 4 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 4 मोल आ गए। अब आपसे मॉलिक्यूल पूछा है, तो मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है, बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आप देख सकते हो 4Na हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4Na हो जाएंगे। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 इन क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, फंडामेंटल फैक्ट अगर आपके क्लियर हैं तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी है, ये मालूम ही होगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और स्पेशली जब ऐसे सवालों की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ऐसे सवालों में जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है, हम अब मान लीजिए यहाँ पर तो ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया है, मान लीजिए वॉल्यूम वाले फार्मूले पे बेस्ड ऑप्शन दिया होता तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है कि गलत ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये डेंसिटी के पैटर्न से करेंगे, है ना। 1 ग्राम पर ml आपको डेंसिटी मालूम होनी चाहिए, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, फिर यहाँ से मास निकाल लेंगे, फिर मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे। दिस इज अ पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई, विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है आपसे,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल किसके होंगे, तो आइए निकाल लेते हैं मोल। मोल का फार्मूला सब में वेट दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे इसके लिए मोल क्या हो जाएगा, मास है 36, मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो इसके मोल हो गए 2। इसके लिए निकालिए मोल, मोल बराबर 8/32, इसके लिए मोल हो गए 0.25। इसके लिए मोल निकालिए 3.01 इंटू 10⁻25 आइटम्स हीलियम के हैं अपॉन Na की वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है, तो ये होगा 1/2 इंटू 10⁻2, मतलब ये 50 मोल्स आ रहे हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही लग रहा है। 4 ग्राम CO2 है, तो मोल क्या हो जाएगा, मास कितना है 4, और CO2 का मोलर मास होता है 44, तो ये हो जाएगा 1/11 मोल्स। तो ये तो सबसे कम हो रहा है। यहाँ पर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल भैया किस में हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन में हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ भी सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके सामने है सबके मोल निकाल लिए। मोल का ऑर्डर पूछ सकता था, मैक्सिमम मोल पूछ सकता था, मिनिमम मोल पूछ, है ना। तो मतलब चारों ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं। हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल पूछा है, गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, 3a + b + 2c, 3a + b + 2c, 5d + 3e ये दिया हुआ है ना। रिएक्टेंट के यहाँ पे 1 मोल है सभी के, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। कहते हैं मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, 1/3, 1/1, 1/2। तो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए होगी, मिनिमम वैल्यू जिसके लिए होगी वही हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट होता है ना, हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट, और साथ साथ ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर किसके लिए है, ए के लिए है, तो ए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो फिर से आपको वेट वगैरह दिया हुआ है ना, तो आप मोल निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर मोल निकालेंगे, मोल बराबर, तो देखिए वेट कितना है 50, और मॉलिकुलर वेट, अब जैसे Ca का 40 एटॉमिक वेट है, Cl का 35.5 होता है, तो 35.5 इंटू 2 मतलब 71, 71 और 40 कितना हुआ 111 इंटू Na हो गया। Na क्यों किया भाई, अभी मैंने बताया था मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। Na से मल्टीप्लाई करा दो मोल में, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल आ जाता है। तो हमें मॉलिक्यूल ही पूछा है, तो Na से सब में हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं मोल में। ठीक, तो ये अब काट दीजिए, ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हम निकाल रहे हैं सीधे। क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल। भाई मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो हमने कर दिया, ये मोल था, लेकिन जब Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। इधर आ जाइए, मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाता है, फिर से देखिए मोल इंटू Na, यही तो होता है। अब मोल देखो क्या होगा, 84 अपॉन कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो 16 3 48, कार्बन है 48 + 12 60, और 40 100 हो गया भैया, इंटू Na कर दिया। बात समझ में आ गया। इधर आ जाइए मॉलिक्यूल के लिए, इधर आ जाइए मॉलिक्यूल के लिए, तो 126 हो गया। HNO3 के लिए जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 63 इंटू Na हो गया, तो कितना हो गया 2Na हो गया, कितना हो गया 2Na हो गया। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल देख लीजिए, 49/98 इंटू Na, ठीक है,
49 अपॉन 98 इंटू Na, तो कितना हो गया 0.5 Na, 0.5 Na, और ये लगभग 0.8 के आसपास आ रहा है ना। तो इसमें आपसे पूछा क्या है भैया, मिनिमम किस में होंगे, आपसे पूछा मिनिमम किस में होंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है वो मुझे तो नज़र आ रही है ए में, ठीक है। 50 अपॉन, तो ये 0.45 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.45। 50 अपॉन 111 हम कर लेते हैं, 50 अपॉन 111, हाँ 0.45 आ रही है। तो ये मिनिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है पहले में, ठीक है। तो सबसे पहले मोल निकाला, Na से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल आ गया, सब में मॉलिक्यूल निकाल लिए। पता करना था मिनिमम किस में है, ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 250 कैल्शियम कार्बोनेट का भी देखा हम लोगों ने कितना होता है, तो 2.5 मोल हो गया, 2.5 मोल हो गया, क्या हो गया 2.5 मोल हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा मोल इंटू Na, तो 2.5 Na हो गए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 हैं। तो एक CaCO3 में 5 एटम प्रेजेंट हैं, है ना। तो 2.5 Na में कितने प्रेजेंट होंगे, तो कहता है 2.5 Na इंटू 5 मतलब 12.5 Na एटम्स हो जाएंगे, 12.5 Na। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे 58 में सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 58 में कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 55% W/W कंटेन्स, इसका क्या मतलब है, ठीक। तो 55% W/W, इसका मतलब क्या है, 55 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक और चीज है, अगर मान लीजिए दिया होता 55% W/V, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता 55 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे W/W की बात हो रही है, तो अगर 55 ग्राम सॉल्यूट है तो 45 ग्राम सॉल्वेंट भी तो प्रेजेंट होगा। 45 ग्राम सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन यहां पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले 55 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात भी यहां पर सही है। और आप इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो 45 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये यहां पर दूसरा और पहला दोनों सही है, तो अगर लगाया है इनमें से तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करनी है। 0.1 MCaCl2 है, आपसे कह रहा है कि मोलैरिटी आयन की पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे केस में इफेक्टिव मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इफेक्टिव मोलैरिटी होती है मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ आयन्स, है ना। तो यहाँ पर CaCl2 में टोटल 3 आयन है, तो इफेक्टिव मोलैरिटी तो 0.1 × 3 हो जाएगी, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर वो इफेक्टिव नहीं पूछा है, यहाँ पर आयंस के बारे में पूछा है। तो 0.1 CaCl2 है, तो एक CaCl2 की अगर हम बात करते हैं, अगर एक CaCl2 में देखते हैं तो एक Ca2+ आयन है और 2 Cl- आयन है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 1 और इसके लिए क्या हो जाएगी 0.1 इंटू 2 Cl- MCl-, तो इसके लिए क्या हो जाएगी 0.1 M Ca2+ और इसके लिए 0.2 M Cl-। आप देख लीजिए, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपसे यहाँ पर मैच हो रहा है। तो 0.1 M ये तो गलत हो गया, Cl यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, 0.2 M Ca2+ ये भी गलत हो गया, यहाँ Cl- होना चाहिए, Ca2+ तो एक ही है तो 0.1 इंटू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 0.1 ये सही हो गया है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया है, 0.1 M Ca2+ आयन हो गया, ठीक है ना। चलिए थर्ड ऑप्शन में आ गया यहाँ पर समझ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। मोल बराबर मास अपॉन मॉलिकुलर मास, क्या हो जाएगा भैया 18/18 की बात कर रहे हैं 1 मोल, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल इंटू Na, तो ये हो जाएगा 1 इंटू Na, मीन्स Na वाटर मॉलिक्यूल्स, Na वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप सब जानते हो एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Na वाटर में कितने होंगे 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 Na। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, सिंपल सवाल था बहुत, ठीक है। 10 Na यहाँ पर मैच हो जाएगा। विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ध्यान से एक बात देखने वाली है। पहले तो यहाँ मोल निकालते, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम, लेकिन यहाँ सब एटम ही दिए हुए हैं और इत्तेफाक देखो सबका अमाउंट क्या दिया है, सेम अमाउंट दिया है। तो कहता है इफ सेम अमाउंट इज गिवन, अगर सेम अमाउंट गिवन हुआ करे तो आप हमेशा याद रखा करिए कि जो मोल है, मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है ना, वो सब जो हैं मोल है, मॉलिक्यूल है, एटम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिकुलर वेट के या एटॉमिक वेट के। अब यहाँ पर एटॉमिसिटी जो है वो 1 ही है, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, मोल उसके सबसे ज़्यादा होंगे और जिसके मोल ज़्यादा हो जाएंगे उसके एटम भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो Li जो है अपने ग्रुप में अगर देखो तो इसका एटॉमिक वेट सबसे कम है, तो एटॉमिक वेट अगर इसका कम है तो 2 ग्राम Li हैज़ मैक्स एटम्स, और अगर कोई कहते लीस्ट किसका होगा तो यहाँ पर 2 ग्राम Rb हैज़ लीस्ट एटम्स, ठीक है। तो मैक्स और लीस्ट हमने आपको दोनों बता दिया है, ठीक। और चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं कि सबका एटॉमिक वेट, अब जैसे सोडियम है मान लो, तो सोडियम के लिए हमें एटम निकालने हैं, तो एटम बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2/23 इंटू Na, है ना। तो कुल मिला के डिपेंड कर रहा है मॉलिकुलर एटॉमिक वेट पे, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसके लिए एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट सेम है, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं, 62 का क्या हो गया, थर्ड हो गया। मोलैरिटी ऑफ 300 ग्राम वाटर इज, 300 ग्राम वाटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी आपसे पूछिए, तो 300 ग्राम दिया है आपको वाटर, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेंसिटी बराबर 1 ग्राम पर ml, अभी हमने बताया था डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम से, ये 1 है, मास भी आपको 300 दिया है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मोलैरिटी के लिए, वॉल्यूम भी 300 ml आ जाएगा, ठीक है।
आपको ये डेंसिटी इसकी निकालनी है 300 ग्राम की, 300 ग्राम की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मोल्स आप वाटर पहले निकालो, तो आप कहोगे 300/18, 300/18 हो जाएगा। अब आप जानते हो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स हो जाएंगे और वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये कितना है 300/18 अपॉन, अब वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, दिया किस में है ml में, तो हम 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना हो गया 300 × 1000/18 × 300। तो कुछ लोग पहले ही डिवाइड कर देते हैं, पहले नहीं करना है। देखिए 300 से 300 पूरा पूरा कट रहा है ना, तो बहुत आराम से चीज़ें हो जाती हैं। अब 1000 को 18 से डिवाइड करना है, देख लेते हैं आइए आंसर कितना आ रहा है। 1000 को हमने डिवाइड किया 18 से, हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 55.55 m, ठीक है, 55.55 m। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो 63 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 की बात करते हैं। द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन मेक बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इनफ वाटर टू फॉर्म द मोलैरिटी ऑफ NaOH। अच्छा, मोलैरिटी आपसे पूछी है 4 ग्राम, इट्स 4 ग्राम, 4 ग्राम NaOH है और किसमें डिप किया गया है 250 ml सोल्यूशन बनाने में, मेक 250 ml सोल्यूशन। तो मोलैरिटी बराबर हम सब जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है सर। अब आप ध्यान दीजिए, मोल्स तो 4 NaOH का मॉलिकुलर वेट 40 अपॉन वॉल्यूम 250 है और ml में है तो 1000 से तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये हुआ 1/10, ये हुआ 1/4, तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब आंसर आ गया 0.4 m। 0.4 m इज द करेक्ट आंसर। तो 64 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर आपका थर्ड होगा, ठीक है भैया। चलिए, गेल-लुसैक लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय एवोगैड्रो, बिल्कुल सही बात है। क्लास नोट्स में आपको ये बात बताई है जब एनसीईआरटी रीड कराई गई है कि जो गेल-लुसैक लॉ है वो दिया तो गेल-लुसैक ने था, लेकिन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था किसने, तो ये बात आपसे बताई थी। और ये बात ये भी कही थी कि इस बात को आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपसे हर लॉ में ये बोला है कि आपको वो लॉ किसने दिया है वो पता होना चाहिए, साथ साथ वो लॉ क्या है वो भी पता होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लेवोशियर सर ने दिया था, है ना, तो ये इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। और साथ साथ ये लाइन हमने आपको लिखवाई थी। तो गेल-लुसैक लॉ वॉज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय एवोगैड्रो, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक। 16 ग्राम CH4 हैज़ Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम में, तो आइए निकाल लेते हैं, पहले मोल निकाल लें। तो 16/16 1 मोल आ गया। अब मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, मोल इंटू Na कर देंगे, तो 1 इंटू Na, बिल्कुल सही है। Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हो गए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 66 की। मोलैरिटी बतानी है आपको, डेंसिटी दी हुई है और मोलैरिटी दी हुई है। देखिए इसके लिए मैंने आपको रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी बताया था कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, याद कर लीजिएगा, बराबर मोलैरिटी इंटू 1000, मोलैरिटी इंटू 1000
अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू MW इंटू मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में। अगर ये रिलेशन आप यहाँ पे लगा रहे हो तो मोलैरिटी देखो कितनी दी है 3 इंटू ये हो गया 1000 अपॉन 1000 तो डेंसिटी कितनी दी है 1.25 माइनस मोलैरिटी कितनी है 3। अब NaCl का जो भैया मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, Na का 23 और इसका तो 58.5 होता है, 58.5 होता है। तो ऊपर कितना आ गया भैया 3000 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 1250 और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 58, अगर हम 1 मिनट रुक जाएं, ये तो 150 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 8 3 तो ये हो जाएगा 175.5 आ जाएगा। ऊपर 300 है और यहाँ पर 1074.5 है, तो ये जो है नियर अबाउट 2.79 के आसपास आता है या 2.8 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो NCERT का एग्जाम्पल है, आप इस एक्सप्रेशन को अगर याद कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मोलैरिटी और मोलैरिटी में कोई भी एक दिया हो, साथ में डेंसिटी दिया हो, तो आप आसानी से एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत हेल्प मिलेगी इससे, इसलिए आपको ये बात बताई गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। तो कंबशन की बात कर रहा है, CH4 प्लस O2 कर दिया हमने, क्या बनेगा CO2 बनेगा प्लस ये बन जाएगा वाटर। तो ये 2 मोल ले लीजिए। रिलेशन किसके किसके बीच में कह रहा है, CH4 और CO2 के। तो 1 मोल CH4 है, 2 मोल O2 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 दे रहा है, ठीक है। अब 1 मोल CH4 में कितने ग्राम होंगे तो सब लोग जानते हैं 16 ग्राम होंगे, और कितने ग्राम CO2 लिबरेट करेगा 44 ग्राम, ठीक है ना। मोल बराबर मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो अब देखिए कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि 44 ग्राम CO2 आया कहाँ से है, आया है फ्रॉम 16 ग्राम CH4 से। तो 1 ग्राम किससे आएगा, तो 16 अपॉन 44, तो कितना दिया 22 ग्राम CO2 किससे आएगा, तो 16 अपॉन 44 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम CH4 से, 8 ग्राम CH4 से। अब 8 ग्राम आ गया, अमाउंट भी आ गया। आपसे अमाउंट नहीं पूछा है, आपसे मोल पूछा है। तो मोल बराबर मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो कितना हो गया 8 अपॉन 16, कितना हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5। तो 67 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, फंडामेंटल क्वेश्चन था। चलिए 68 की बात करते हैं। 44.8 लीटर ऑफ O2 एट STP हैज़, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मोल का फार्मूला है वो वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 44.8 अपॉन 22.4, तो यहाँ से 2 मोल्स आएंगे। तो ये तो गलत हो गया। वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ओजोन इज 24। तो वेपर डेंसिटी जो होती है वो हमने आपसे बताया था कि जो मॉलिकुलर वेट होता है वो Vd इंटू 2 होता है, ठीक है। अब ओजोन O3 के लिए अगर MW की बात करते हैं तो 48 होता है, तो वेपर डेंसिटी बराबर MW/2 हो जाएगा। तो 48/2 कर देंगे तो 24 ही तो आएगा, 24 ही तो आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 का आंसर थर्ड हो जाएगा। पहला इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। तो 48 ग्राम सल्फेट आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर मोल बराबर अगर हम देखेंगे तो 48 अपॉन इसके लिए SO4 के लिए सल्फर के लिए 32 हो गया एटॉमिक वेट, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 के लिए 64, 64 और 32 96, तो कितने आ गए? 0.5 मोल, है ना। तो आयन कितने आ जाएंगे? 0.5 Na सल्फेट हो गए, है ना। अब एक सल्फेट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में 16, 8 ऑक्सीजन में 8, 8 4 32, 32 और ये -2 हो जाएगा +2, तो 34 और 16 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.5 Na में कितने हो जाएंगे? 50 इंटू 0.5 Na इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए? 25 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए? 25 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर 25 Na इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ ऑप्शन में दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 69 का फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं आप, आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में होंगे। आपसे ये पूछ रहा है कि जो लीस्ट है ऑक्सीजन एटम किस में होंगे। तो सबसे पहले वेट निकाल लीजिए, सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। 8 अपॉन एटॉमिक वेट ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 16, और एटम निकालना है Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू Na एटम्स हो गए। अब देखो इसके लिए 8 अब की हो गया 32, डाई एटॉमिक फॉर्म में आ गया। O2 मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल के लिए है ना। अब इसमें एटम कितने? एक में कितने हैं? 2 हैं, तो इतने में कितने? तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये भी भैया जो है 1/2 Na हो जाएगा। 8 ग्राम यहाँ पर भी है, तो 8 अपॉन अब की जो है वो 48 हो जाएगा। अब की Na इतने ओजोन मॉलिक्यूल हो गए। अब एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटम के लिए, तो इंटू 3 हमने कर दिया, तो ये भी जो है 1/2 Na एटम्स हो गए। तो सभी में एटम कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। क्या कोई सेम एटम का ऑप्शन है? बिल्कुल सही है। 70 का फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। 71 इन द गिवन रिएक्शन N2 और 3S2 से 2NH3 बन रहा है। S2 इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो देखिए। तो अगर हम चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कितना मोल है? 2 मोल है, और ये कितना मोल है? 5 मोल है। तो ये 2/1 2 हो गया, ये 5/3 1.67 हो गया। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो H2 यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ गिवन रिएक्टेंट मोल टू इट्स कोफिशिएंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही, यही तो निकाला है, यही तो किया है भाई। तो दोनों ही करेक्ट हैं। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहले ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है। मैक्सिमम वॉल्यूम आपसे कह रहा है, तो फिर से वही वाली बातें आ रही हैं कि मोल हो, मॉलिक्यूल हो, वॉल्यूम हो, ये सब MW के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कब? व्हेन अमाउंट इज सेम। तो सबसे पहले अमाउंट देखा जाता है, तो अमाउंट सेम ही है सब में, 1 ग्राम है सब में। तो जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम H2 हैज लीस्ट MW हेयर, सो
मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, H2 वाले का हो जाएगा। सीधे सीधे जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा उसके लिए मोल, मॉलिक्यूल या वॉल्यूम हम बहुत आसानी से बता सकते हैं बिना पूरे क्वेश्चन को डिटेल में जाकर सॉल्व करने से। ऐसे ही हम बता सकते हैं। अगर इसमें पूछता कि मिनिमम किस में होता वॉल्यूम, तो SO2 में हो जाता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। 72 का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल्सो यहाँ पर फिर से वही उस तरह की बातें आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताने हैं। 7 ग्राम, तो यहाँ पर हमने अभी बताया था मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, मोल इंटू Na, है ना। 7/28 इंटू Na, तो 1/4 Na। इधर आ जाइए, 2/2 इंटू Na बराबर Na, 16/46 Na। इधर आ जाइए, 16/32 Na। ये तो 1/2 Na होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा देखिए किस में नज़र आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें आ रहा है 2 ग्राम H2 में Na मॉलिक्यूल्स। ऑर्डर भी बता सकते थे, मिनिमम भी बता सकते थे, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर। तो देखिए, ऐसे जब किसी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो मैंने आपको मोल इंडेक्स ट्रिक बताई थी। अमोनियम सल्फेट जैसे दिया हुआ है, तो इसके लिए हमने कहा था जैसे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन इंडेक्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन इंडेक्स ऑफ सल्फर बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। यही तो था। अब आपसे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने पूछा है, तो हम सीधे सीधे इसी को लिख दें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन। इंडेक्स यहाँ पर देखो आइटम कितने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दिए हुए, हाइड्रोजन आपसे पूछा है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 हैं, तो इंडेक्स कितनी हो गई 8 हो गई बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछा है तो NO, इंडेक्स कितनी है, कितने ऑक्सीजन है 4 हैं भैया, है ना। और ऑक्सीजन के मोल भी आपको दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के मोल कितने दिए, 2 मोल दिए हुए हैं, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। NH बराबर 1/2 इंटू 8, तो NH बराबर हो जाएगा 4 मोल्स। कितना हो जाएगा 4 मोल्स। मोल इंडेक्स कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लोग किए हुए हैं। ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 1 मोल अमोनियम सल्फेट है, यहाँ मान लीजिए अगर 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 8 मोल हाइड्रोजन है और 4 मोल ऑक्सीजन है ना। तो जितने ऑक्सीजन के मोल हैं उसे डबल मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन के। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये तो हमने आपको बताया ही है भाई। ऑक्सीजन के यहाँ 4 मोल अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अगर एक मोल अमोनियम सल्फेट में ऑक्सीजन के 4 मोल है ना, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, अगर 2 मोल ऑक्सीजन है तो वो कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे कर सकते थे 4 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधे भी कर सकते थे हम लोग, बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत इशू नहीं था। ठीक है, चलिए भाई, तो 74 का थर्ड हो गया। 75 आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 0.5 मोल आपको दिया है C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन के मोल सबसे पहले निकाल लीजिए कितने होंगे। तो कार्बन के मोल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू 6 मतलब 3 मोल हो जाएंगे। और आपसे एटम पूछ रहा है तो Na से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3Na कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3Na सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 75 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 75 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में
आ रहे होंगे और इसके आगे का डिस्कशन रिस्पेक्टेड अकरम सर कराएंगे। तो आगे के डिस्कशन में भी जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वप्निल सर ने बेटा 75 तक इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 76 से लेकर के 100 तक हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं। तो देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 30 ग्राम कार्बोनेट आयन में। तो इसको अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको देखिए अवोगाड्रो नंबर टर्म्स में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको मोल में बदल लीजिए। तो आपको मैं बता दूं CO3 2- का जो मास है बेटा, वो बेटा जोड़ लोगे, कार्बन का 12 हुआ और इसका 48 हुआ, जो कि कितना आया 60 आया। तो अब आप बताइए मोल इसका कितना आएगा 30/60, यानी कितना आएगा 0.5 मोल आया। तो मॉलिक्यूल कितना आया आप ये निकाल लो। मॉलिक्यूल यानी आयन, आयन अगर जैसे आपको निकालना होगा तो आयन कैसे निकलेगा बेटा, आयंस होगा यानी 0.5 Na, यानी नंबर ऑफ CO3 आयंस आपका 0.5 Na आया। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें बेटा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो जोड़ लीजिए सबके। यानी कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 3 24 होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इसने एक्सेप्ट किया है, यानी 32 आया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता हूं तो ये पूरे नंबर ऑफ आयंस में से ये मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.5 Na इंटू 32, यानी कितना आ गया बेटा 16 Na। तो सबको समझ में आया बच्चे। यानी सबसे पहले इसको मोल में निकालना था कि इसका मोल कितना है, फिर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिए। नंबर ऑफ आयंस निकल जाने के बाद एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिएगा कि 2A प्लस 4B ये 5C में जा रहा है। इसने ये 2 मोल लिया है A का और B का 3 मोल लिखा है। आपसे ये कह रहा है कि C का मोल कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो यानी अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो बड़ा आसान है, इसमें स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा इसकी वैल्यू आई 0.75, इसकी वैल्यू आई बेटा 1, यानी आपका ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम होता है वही LR होता है। ठीक है, तो ये LR होगा, यानी इसका बनना इस पे डिपेंड करता है। तो ये अमाउंट फॉर्म कितना होगा बेटा, बहुत आसान है, वो होगा 5 इसका स्टोइकियोमेट्री बाई LR का स्टोइकियोमेट्री इनटू मोल ऑफ द स्टोइकियोमेट्री, यानी कितना आया 15/4, यानी 3.75 मोल्स ऑफ C बन जाएगा। तो 3.75 कहां लिखा हुआ है बेटा, देख लीजिए। बताइए इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। सीधे LR पता करिए और LR से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, फाइंड द करेक्ट मैच। चलिए बेटा ये देखिए, ये बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का जो आपने एनसीईआरटी में जब आप खोलोगे तो आपको 2 से 3 पेज जो शुरू के मिलेंगे उसी में ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चक्रपाणी आयुर्वेद में है, ठीक, उन्होंने मरकरी सल्फाइड डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट मैच। ठीक है, देखिए बेटा सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, बिल्कुल सही बात है, ये कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। ठीक, ओके। और AZT जो हेल्पिंग है HIV वायरस को स्प्रेड होने से रोकता है। ठीक है ना, HIV होने से रोकता है, यानी उसकी जो स्पीड है स्लो कर देता है। और ये जो लास्ट वाला लिखा है बेटा, आपको बता दूं 1 AMU बेसिकली 1/Na ग्राम होता है, ये आपको याद होगा तो। ठीक है ना, ये 1/Na, और जो आप सॉल्व करते हो जब ये 1.66
इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। तो इसलिए इसका जो यहाँ 2.66 लिखा हुआ वो गलत है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा 1/6 इंटू 10 की पावर 23 ऐसे लिखिएगा। ये 1/6 को करोगे तो ये क्या आएगा 6, 6 के 6। अब 1/6 को इंटू 10 की पावर -23 ग्राम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा पॉइंट का 166 इंटू 10 की पावर -23 आएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए बेटा समझ में आया, इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला आया, ठीक है ना। ये सब आप देखेंगे वहां पे मिलेगा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 79, empirical formula, simplest whole number formula of a molecule, simplest smallest whole number formula ही empirical formula होता है। तो आपने देखिए empirical formula कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए वेपर डेंसिटी लिखा हुआ है 30, तो आपसे कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो आप लोगों ने एक वेपर डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, और इसी का आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज योर 30, दैट इज योर इक्वल टू 60, यानी मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का आ गया, ठीक है ना बेटा। अब आपको फार्मूला निकालना है तो इसका इंपिरिकल वेट निकालो। इंपिरिकल वेट निकालना है तो कितना आया, 12 फॉर द कार्बन, 2 फॉर द हाइड्रोजन एंड 16 फॉर द ऑक्सीजन। जोड़ो बेटा कितना आया, 16 और 14 30 आया। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर इंपिरिकल वेट से डिवाइड कर दोगे तो वो आएगा 2। देख लो 60/30 आया, डिवाइड करके 2 आ जाएगा, बस यही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू CH2O अगर कर देंगे तो ये C2H4O2 आएगा, जो कि आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बताइएगा कोई दिक्कत? सीधी सीधी बात है कि इंपिरिकल फार्मूला का मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का इससे मास निकाल लो। इंपिरिकल फार्मूला का मास अगर इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में डिवाइड कर दोगे तो वो n आ जाएगा। आपको ये फार्मूला पहले से पढ़ा होगा, इंपिरिकल मास बाई मॉलिक्यूलर मास बाई इंपिरिकल मास इज इक्वल टू n होता है। इसी को फार्मूला मैंने यहां यूज किया है। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 80, if 6% aqueous solution of urea is given, then strength of the solution in gram per liter क्या होगा। तो बेटा जी आपको सीधे सीधे स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ का फार्मूला पहले ही बोल रखा है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर, यानी मास ऑफ द सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब इसका 6% का मतलब होता है 6 ग्राम इन 100 ml वाटर सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन। भाई आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन आपको ml में दिया हुआ है, इसको आप किस में बदलो, लीटर में। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000 अगर कर लोगे ये ग्राम पर लीटर आ जाएगा। 6 बाई, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ऊपर 1000 आ जाएगा, तो यानी 6 इंटू 10 आ जाएगा बेटा, ये क्या आएगा 60 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। सबको समझ में आया बेटा? यही 100 जो ग्राम है ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा। तो यानी आंसर कौन सा आएगा, 60 ग्राम पर लीटर। सबको समझ में आई बात? देखिए बेटा स्ट्रेंथ का फार्मूला है ग्राम पर लीटर, बस इसी में लाना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर पे डिसाइड करना था। तो 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, तो 100 ml को लीटर में जब बदलोगे तो 100/1000 कर लोगे, यानी 0.1 लीटर, उसी से भाग दे दोगे 6 का, 6 में। आगे चले, नेक्स्ट आ जाइए। इन 4 मोल्स ऑफ मीथेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन क्या होगा, वेरी इजी भाई। देखिए CH4, ठीक, ओके बेटा, 4 मोल में ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अगर ये 1 मोल ले लोगे, 1 मोल यहां पे लिख रहे हैं 1 मोल CH4 लोगे, ये Na मॉलिक्यूल आएगा। तो 4 मोल लोगे तो वेरी सिंपल, 4 मोल CH4 लोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा, 4Na आ जाएगा। बताइएगा कोई प्रॉब्लम, सीधे सीधे से, तो यानी कौन सा आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा?
किसी को बताते रहिएगा, ठीक है ना बेटा। ये सीधे था, मोल्स दिया था, मॉलिक्यूल निकालना था, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, H2SO4 solution is 49% by weight, having density 1.8 gram per ml. What is the molarity of solution? बताइए बेटा, ऐसा केस बड़ा सिंपल दिया होता है। ये बेटा परसेंटेज W by W दे रखा है, ये आपका बेटा डेंसिटी दे रखा है। तो आपको याद होगा मोलैरिटी का एक फार्मूला परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी के टर्म्स में दिया रहता है, ठीक। ये मल्टीप्लाई दिखा रहा है, ये x दिखा रहा है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी x इज योर आपका यहां परसेंटेज W बाय W है। D इज द डेंसिटी इन ग्राम पर ml होता है, ये आप याद रखना, कोई दूसरी यूनिट रहेगी तो यहां वैल्यू चेंज हो जाएगी। ग्राम पर ml में ही जब डेंसिटी रहेगी तब हम ये सीधे फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लो ये ग्राम पर लीटर होती तो उसको ग्राम पर ml में बदल लीजिएगा तब रखिएगा। यहां आया है 49, D इज योर 1.8। आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ग्राम पर ml अगर लिखा रहेगा तभी आप रखना होता है, अक्सर डेंसिटी ग्राम पर ml में ही दी जाती है। 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का 98। तो चलिए सॉल्व करिए, देखिए कितना है बताइए। 98 को कैंसिल करोगे तो नीचे 10 आएगा, और 10 का ऊपर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, और ये 18 5 90, यानी ये 9m आएगा। जरा कैलकुलेट करके देखिए बेटा, 9m कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। बताइएगा बेटा, ये सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड है। मैं आपको बता दूं, फिजिकल में अगर आपको फार्मूला कंफर्म है, फार्मूला आपको अगर आता है तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आपको नीट में जब भी आप जाओगे फिजिकल का क्वेश्चन करोगे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला बिल्कुल फिजिकल में याद रखिए। इन 10 ml मोलर सॉल्यूशन, यानी ये लिखा हुआ है 10 ml और 1 m NaOH, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब कह रहा वाटर ऐड करके मैंने इसको 1 लीटर बना दिया, ठीक है, यानी मोलैरिटी। अब बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है, जो आपने कहा है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। तो यानी फाइनली मोलैरिटी आपको चाहिए, तो शुरू में मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो मोलैरिटी अब हमें चाहिए M2, वॉल्यूम कितना है 1000 ml। बेटा जी यहां वॉल्यूम अगर ml में लिया है तो वहां भी ml में ही लीजिए, तो यानी M2 इज इक्वल टू कितना आया 1/100 बाई 10/1000, यानी 1/100। 1/100 कहां है बेटा, ये है थर्ड वाला। सबको समझ में आया, कोई डाउट बेटा? बहुत आसान है, ये कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन वो सेम होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ही होता है। आगे सुनिए, इन स्टेटमेंट्स को देख करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है या जो भी हो। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो आप देखिए मोलैरिटी का फार्मूला क्या लिखते हो, N/V। बेटा जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अगर आ रहा होता है, यानी वॉल्यूम टर्म आ रहा होता है, तो वो बेटा टेम्परेचर बदलने से उसका मोलैरिटी या जो भी फार्मूला होता है वो बदलने लगता है, ठीक। यानी मोलैरिटी फार्मूले में वॉल्यूम टर्म आया है तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है मोलैलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब देखिए मोलैलिटी का फार्मूला ये है N यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो बेटा यहां पे वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करेगा, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो यानी ये मोलैलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। चेक कर लीजिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। कौन सा आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा। बताइए कोई बात, कोई भी फार्मूले में अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आया है, वॉल्यूम टर्म अगर आ गया तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना बेटा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 85, 6 ग्राम यूरिया इन 500 ग्राम वाटर, ठीक। मोलैलिटी क्या होगा, देखिए यूरिया आपका यहां पे बेटा सॉल्यूट हो गया
और वाटर आपका यहां पे सॉल्वेंट हो गया। जब मिलाते हैं इसको यूरिया सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन बन जाता। तो मोलैलिटी पूछ रहा है, तो मोलैलिटी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो मोलैलिटी का फार्मूला है, ठीक, मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बेटा यहां पे अगर ग्राम में रहता तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये केजी में आ जाएगा। अब बताइए मोल कैसे निकलेगा यूरिया का? तो 6 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो 6/60 लिखोगे। क्यों? क्योंकि मोल में ऐसे ही चेंज होगा। वेट कितना लिखा है वाटर का? 500 और इंटू 18, सॉरी 1000 ऊपर 1000 लिखना है ना, फार्मूले में 1000 लिखिए, यानी 1000। चले बेटा करें फटाफट, यानी इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा और ये 10 आ जाएगा, तो 2/10 कितना आएगा? पॉइंट का 2। बताइएगा, बहुत सिंपल है, आसान है। यानी इसकी मोलैलिटी कितनी आएगी? 0.2 आएगी। बताइए बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 86 में देखिए जरा, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया कंटेन इतना मॉलिक्यूल्स, यानी यूरिया सॉल्यूशन का 100 ml अगर लिया है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकला हुआ? ये मिला। मोलैरिटी चाहिए, तो अब देखिए मोलैरिटी ही है, बस फार्मूले में मोल्स लिखा जाता है ना, तो मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 लिखते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, इसने मॉलिक्यूल दे रखा है। तो मॉलिक्यूल को मोल में बदलने के लिए आपको यहां पे n बराबर एक फार्मूला लगाना पड़ता है, वो आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -2 आएगा। समझ गए? ये वैल्यू n यहां निकाल के रख दो, यानी 10 की पावर -2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, ये 10 की पावर -1 आया, जिसको हम लोग 1/10 कर देंगे। 1/10 कहां लिखा हुआ है? देख लीजिए बेटा, ये लिखा हुआ है। बताइए कोई दिक्कत? इसमें क्या था कि केवल इसके मॉलिक्यूल को मोल में बदलने की बात थी। ये यूरिया के मॉलिक्यूल है, यूरिया आपका सॉल्यूट है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 87, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which could be produced when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of the O2। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम बर्न करा रहे हैं यहां पे, तो ये CO2 दे रहा है, जो कि ये बैलेंस रिएक्शन है। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर मैंने इसका 1 मोल ले लिया और ये 16 ग्राम ले लिया, तो ये कितना अमाउंट बनेगा, ये कितना ग्राम बनेगा, यही मेरा क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसको आप 16/32 कर लीजिए, तो ये मोल में सीधे आ जाएगा, क्योंकि पूरी कहानी जो है हमें मोल में चाहिए होती। तो यानी 16/32 इज इक्वल टू 0.5 मोल। अब इनकी और इनकी स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो यही आपका एलआर हो गया। अब इसका एलआर हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? इसी के ऊपर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेटा और ये बेटा इसकी स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो यानी जितना ये खर्च हुआ है उतना ही ये बनेगा। तो ये भी कितना बनेगा? 0.5 मोल CO2 बनेगा। सब लोग समझ गए? एलआर डिसाइड करता है। तो ये 0.5 मोल है, तो ये 0.5 मोल आ गया। तो 0.5 को अगर हम लोग 44 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसका है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो ये बेटा कौन सा ग्राम आ जाएगा? 22 ग्राम आ जाएगा। यही इसका अमाउंट हो गया। तो चाहे आप CO2 जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो मोल्स के टर्म्स में निकालना चाहते तो ये आंसर आता, और वेट के टर्म्स में निकालना चाहते तो ये आ जाता। सब लोग बताइए कोई दिक्कत? तो यानी कौन सा आंसर आएगा बेटा? ये आएगा। कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ जाइए, बहुत आसान है। 1 मोल लिखा, 16 ग्राम लिखा, तो सबको मोल में चाहिए था। पहले मोल में बदल लो, तो 0.5 मोल था, 0.5 मोल ही एलआर है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो यही इतना बन जाएगा, जितना ये है उतना ये बन जाएगा। तो अब आगे चल जाते हैं। नेक्स्ट, 3 मोल ऑफ C2H6 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मोल्स चाहिए। तो अब देखिए C2H6 के 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसका 6 मोल हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन, तो 6 मोल हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके 1 मोल में 6 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में 6 मोल, तो ये 3 मोल अगर ले लेते, 3 मोल C2H6, तो यानी ये क्या हो जाता? 6 × 3 मोल
हाइड्रोजन, यानी कितना हो जाएगा 18 मोल आ जाएगा। चूंकि ये मोल ही पूछ रहा था तो 18 मोल कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। हम ये कहना चाह रहे कि जैसा क्वेश्चन देता है वैसा ही अप्रोच करना पड़ता है। इसका 1 मोल है तो ये 6 मोल आएगा, इसका 1 मॉलिक्यूल होता तो ये 6 एटम आता। आगे चलते हैं 89 देखिए, वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये आपसे कह रहा है कि देन वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो बेटा जी H2 प्लस O2 जब ये रिएक्ट करके देखोगे तो ये H2O बनता है, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बनेगा, ये बन गया, ठीक। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, गैसियस मॉलिक्यूल में ये चलता है। तो यहां 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ, तो ये 10 मोल भी मान सकते हैं, ठीक है ना। 10 मोल बोलो या 10 वॉल्यूम बोलो, सेम थिंग है, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और ये 5 वॉल्यूम ऑफ O2 है ये, ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहा है कि कितना वाटर वेपर बनेगा। तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कि इसमें LR क्या होगा। LR कैसे निकलेगा, 10/2 कर लोगे, ये 5 आया है ना, और यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे 5 लिखा हुआ देखिए, तो ये 5/1 करोगे तो ये भी 5 आया, यानी दोनों बराबर आ रहा है, तो कोई भी LR ले लो। तो यानी चलो इसके हिसाब से ले लेते हैं, यानी जितना मोल ये कंज्यूम हो रहा है उतना मोल ये बन रहा है, तो 10 मोल ये कंज्यूम होगा तो 10 मोल ये बन जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा, 10 मोल H2O बन जाएगा। यानी इसका मतलब 10 वॉल्यूम, ठीक है, H2O बन जाएगा वेपर, H2O वेपर बन जाएगा। यानी 10 मोल कहां, 10 वॉल्यूम कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इससे करना चाहते हैं तब भी आ जाएगा, ठीक है। बस आपको एक बार LR निकालना होता है। LR निकालने के लिए क्या होता है, गिवन वॉल्यूम या गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे और जो कम आएगा वही LR हो जाएगा। जब दोनों बराबर हैं तो कोई भी LR। आई थिंक क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं 90 आ जाइए, मास ऑफ 1C12। देखिए C12 का मास क्या होगा, 1 एटम ले रहे हैं, तो यानी ये मास ऊपर लिखा हुआ है तो 12 AMU आएगा कि नहीं आएगा, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर ये 12 AMU आया है तो इसका मतलब है कि 12 इंटू 1 AMU का मतलब होता है 1.6 1/Na ग्राम ना बेटा, ये आपको पीछे मैं बता चुका हूं। यानी 1 AMU का मास अगर ग्राम में लोगे तो 1/Na ग्राम आ जाएगा। अब इसको सिंपल करोगे तो 12 इंटू 1/6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम आएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आएगा। चूंकि ये वैल्यू 6.023 होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी 1.99 के आसपास आएगा, सीधी बात है। वैसे रफली हम लोग 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमने 2 तो निकाला है, बट ये 6.02 है, तो यानी ये किसके इक्वल होगा, ये वाला होगा 1.99, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत, ठीक है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। देखिए भाई 2 स्टेटमेंट देख लीजिए और आपको चेक करना है कि क्या होगा। नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम 52 ग्राम हीलियम इज 13 Na। देखिए बेटा हीलियम का मास कितना लिखते हो, 2 और 4, ठीक, और ये 52 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, मोल कितना निकलेगा, 52/4 यानी 13 मोल निकलेगा, 13 मोल। तो नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, 13 Na। अगर मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम चाहिए तो कितना होगा, 30। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक, ओके। अब बताइए दूसरा स्टेटमेंट, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। अब ये भी बोला था 1 AMU 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो देखिए कहां लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, इसको देखिए जरा, कह रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम लोग 5 ग्राम MnO2 ले लें तो उसके साथ मुझे कितना HCl लेना पड़ेगा। तो यानी 4 HCl लिखा है
और MnO2 लिखा हुआ है, और ये ठीक है 2H2O और MnCl2 और Cl2, ये एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये 5 ग्राम लिखा हुआ है। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तब जाके मोल में करना। तो मैग्नीज का 55 होता है मैग्नीज का, और ऑक्सीजन का 32 होगा। तो 5 to 7 और 87, यानी ये कितना लगेगा 5/87 मोल आया। ठीक है ना। अब ये वाला और ये वाले में अगर रिलेशन करोगे तो 1 मोल ये 4 मोल इससे रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब HCl कितना रिएक्ट करेगा 4 इंटू जितना ये हो 5/87 मोल, यानी 20 बाई क्या हो जाएगा 87 मोल HCl से रिएक्शन कर जाएगा, HCl से रिएक्शन करेगा। बट ग्राम में आंसर दिया हुआ है, तो यानी HCl का मोल को ग्राम में बदलना पड़ेगा। यानी ग्राम में अगर निकालोगे तो क्या होगा 20/87 को आप लोग, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 36.5 बाय 35.5 इसका होता है 1 ये, तो 36.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके बेटा आप लोग निकालिए, जरा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए बेटा। जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये 8.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.4। कोई दिक्कत, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 8.4। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा कि ये सब ठीक है आपको यहां पे मोल में लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा तभी हो पाएगा, और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बेटा कह रहा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर। भाई वाटर ऐसे लिखा हुआ H2O, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना होगा, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है 2, और टोटल मास कितना है 18। फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, जैसे अगर हमें इसका परसेंटेज मास चाहिए तो इसके टोटल मास यानी जिस एटम का चाहिए उसका टोटल मास, यानी यहां पे टोटल मास 2 हो गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मॉलिक्यूल और इनटू 100, यानी बेटा ये आया 200/18। कितना आएगा 18। तो 18 1 18 और फिर 1 18 11.11 आया। यानी इसका मतलब क्या निकला कि 11.11 कहां है, पहली बार में यहां पे भी यहां पे भी है। अब चलो ऑक्सीजन का निकालते हैं। परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहां 16 मास है टोटल 18 में, और इंटू 100 कर लो। जिसका मास चाहिए ना, जिसका परसेंटेज, उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल। तो अब ये कितना निकलेगा 16/18। तो जब बेटा ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा जानते हो 88.89। वैसे एक तरीका और है, अगर आपने 11.11% इसका निकाला है, दूसरा केवल ऑक्सीजन ही है, तो 100 में से घटा लो। तो 100 में से 11 घटाओगे तब भी आ जाएगा, ये आसानी से है 11.11। तो ये बेटा 88.89 आएगा। आप चेक कर लो, आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसे भी निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बहुत डिपेंड करता है जो पहले दिमाग में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा 94 देखिए, विच 93 हो गया बेटा, हाँ 93 यही था। 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH। भाई फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। C2H5OH, इसका पूरा मास जोड़ो जरा, 24 आया कार्बन का, 5 1 6 ये हो गया, और 16 ये हो गया ऑक्सीजन का, 46 आया। ठीक, और अकेले ऑक्सीजन कितना है 16। तो परसेंटेज ऑक्सीजन बराबर कितना आएगा 16/46 इंटू 100। ठीक, सॉल्व करिए बेटा। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1600/46 आएगा 46। जब आप सॉल्व करोगे तो ये अबाउट 34% आएगा, 34.78। ठीक है ना, यानी अबाउट 35% आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी तरह से रिपीट कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। अगला देखो, ए रिएक्शन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। ए रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, विच डिसाइड द क्वांटिटीज ऑफ ऑल अदर कंपाउंड इज कॉल्ड, आपको अभी भी बताया है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से किसी एक में कोई एक होता है जिसके अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, वो डिसाइड होता है। कितना रिएक्टेंट दूसरा वाला बचेगा
वो डिसाइड होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है, ठीक है ना बेटा। ओके, नेक्स्ट है जी, what volume of 1 mNaOH will require to produce 1 liter this solution। अब देखो फिर से डाइल्यूशन का केस आ गया, यानी हमने कौन सा लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जब ये कह रहा क्या कौन सा वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम यहां छोड़ दो, मोलैरिटी कितना लिखा 1 इंटू V1, और दूसरी बार ये है कि ये वॉल्यूम अब 2 लीटर हो गया, तो 2 इंटू वॉल्यूम हो गया, और मोलैरिटी कितना 0.2, तो यानी आंसर कितना निकला, V1 बराबर कितना निकला, वॉल्यूम यहां गलती से 2 लीटर हो गया, थोड़ा सही कर लीजिए, 1 लीटर होगा, ठीक है ना बेटा, वॉल्यूम 1 लीटर लिखा हुआ, तो ये कितना निकला, यानी 0.2 ठीक लीटर आया, यानी इसका मतलब कितना हो गया 200 ml आ गया, राइट बेटा, यानी आंसर कौन सा होगा 200 ml, ठीक है, कोई दिक्कत, ये डाइल्यूशन का केस है। जैसे ही ये कहे कि इस मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम ऐड कर दें कि ये वॉल्यूम का ये मोलैरिटी हो जाए, तो आप समझ लेना कि ये डाइल्यूशन का केस है, ठीक है ना। ऐड करने की बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि वाटर कितना ऐड कर दें या फिर कितना डाइल्यूट कर दें, ये सब बोल रहा है। जब एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं ना बेटा, तब ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तब वो फार्मूला याद होगा आपको, तब हम वो दूसरा करते हैं मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी का, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 टाइप का, तो ये डिफरेंट है, ये मिक्सिंग केस है, ये डाइल्यूशन केस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 97, चलिए मैच कॉलम करिए, वेरी इजी क्वेश्चन। 1 मोल H एटम का मतलब होता है ये Na एटम्स, भाई H एटम 1 एटम है तो एटम ले लीजिए, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल, और 1 मोल NaCl का मतलब होता है Na फार्मूला यूनिट, तो यानी पहला का A का 1 देख लीजिए, A का 1 यहां है, B का 2 यहां है, C का 3 यहां पे, तो यानी कौन सा आंसर होगा, थर्ड होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है ना, समझ लो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 98, कह रहा है असर्शन रीजन है 23 ग्राम Na एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो Na का एटॉमिक मास भी बाय द वे 23 है, आप जानते रहिएगा, और हाइड्रोजन का भी मास बाय द वे कितना है 1 है, तो जितना एटॉमिक मास है उतना ही ये लिया, यानी 1 मोल हुआ, ठीक, और 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, यानी ये 23 ग्राम ना, तो यानी ये 1 मोल ये भी कह रहे हैं, और 1 ग्राम ये हाइड्रोजन ना जिसका एटॉमिक मास है, तो ये भी 1 मोल हुआ, तो इसका मतलब दोनों 1 मोल हैं, तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, बिल्कुल सही बात है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, ये सब 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल किसका इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, तो यानी बेटा ये भी करेक्ट है, और ये वाला जो टर्म है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है ना बेटा, यानी assertion and reason both are true and reason is the correct explanation for the assertion 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, स्टेटमेंट assertion वाइज है, देखिए assertion पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पॉइंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन 0.224 लीटर ऑफ द H2 गैस एट STP इज 0.01। तो बच्चों हमने आपको बताया हुआ है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, आपको जब वॉल्यूम एट STP दिया रहता है, STP दिया रहता है, तो आपको 22.4 से डिवाइड करना होता है, तो यही सेम इसमें भी करिए आप, तो 0.224 को अगर आप लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 मोल आएगा, जो कि ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर हमें मोल्स अगर चाहिए तो आपको 22.4 से डिवाइड करना, तो जो कि आंसर है, ठीक, यानी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अगेन देखिए स्टेटमेंट दूसरा देखिए, ये लिखा हुआ 22.4 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट STP कंटेन दिस नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है, यहां पे बेटा मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए,
बिकॉज आप लोग यहाँ जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम लिखा है, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आएगा भाई, और 1 मोल आएगा तो 1 मोल का मतलब 1 मोल H2 का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएगा। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, पेट इक्वेशन है, पेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी स्टेटमेंट ये वाला बेटा गलत हो गया, यानी आपका क्वेश्चन क्या बना कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो कहां है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है बेटा। तो यानी आंसर विल बी थर्ड। अच्छा नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन वाटर मॉलिक्यूल masses of hydrogen and oxygen are 2 and 16। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बना लो, यहां मास देखो 2 है, यहां देखो 16 है, ये ऐसे बोल रहा है, कह रहा है इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड these are 2 and 32 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली, और इन्हीं दो एटमों से बना हुआ एक अनदर मॉलिक्यूल है, दैट इज योर 2 है और ये 32 है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो बना हुआ है ये कौन से लॉ को डिपिक्ट कर रहा है। तो आपको बता दूं बेटा, इक्वल मास ऑफ one atom combined with two other different mass of two other atoms in a simple ratio, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं बेटा, ये देखो दोनों मास सेम है, इसका 1:2 है, तो इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहेंगे। तो यानी इसका मतलब ये कौन से लॉ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन कर रहा है, ना कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ना कि कंजर्वेशन ऑफ मास, ना कि गैलियो-साइक्ल लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन था 76 से लेकर के 100 तक। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई बात होती तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।